दोस्तों, इस देश में नई एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है। उसके क्या परिणाम होने वाले हैं, क्या दुष्परिणाम होने वाले हैं, क्या इस देश के युवाओं के लिए वो अच्छा साबित होने वाला है या फिर कुछ गलत साबित होने वाला है, या फिर कुछ गलत लोगों की मानसिकता है कि ये काम कुछ अलग तरीके से करना है एजुकेशन के बारे में। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं युवा। आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर दाभाडे जी। सर, आपका इस चैनल पर स्वागत है। सर, धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहोगे इस विषय के बारे में? साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय दाभाडे, एसोसिएट प्रोफेसर का काम करता हूँ और प्रोटॉन नाम का संगठन है। प्रोटॉन मतलब प्रोफेसर, टीचर एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ विंग है, जो शिक्षण क्षेत्र में काम करती हैं। उसका मैं महाराष्ट्र स्तर का प्रेसिडेंट हूँ। जी सर, अभी हमारे विषय पर आते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी के बारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसको कहा जा सकता है, या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहा जा सकता है। इसको समझने के लिए हमको थोड़ा बैकग्राउंड में जाना होगा, क्योंकि जब तक बैकग्राउंड पता नहीं होगा तब तक एनईपी के बारे में, जो एनईपी 2020 कहते हैं, उसके बारे में या फिर उसका सही आकलन नहीं हो सकता है, सही तरीके से नहीं समझ सकती है। तो ये देश जो है वो भारत देश है। भारत देश में हजारों सालों से आंदोलन चल रहा है। वो जो आंदोलन है वो ब्राह्मण और अब्राह्मण इनके पीछे चल रहा है। गैर और ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण ऐसा कहा जाए, या अब्राह्मण या गैर ब्राह्मण कह सकते हो। तो ये लड़ाई चल रही है हजारों सालों से, और आज भी ये लड़ाई चल रही है। इसमें शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने जब आंदोलन शुरू किया, उनको बात समझ में आई, लोगों को बताया कि मराठी में बताया, विद्ये विना मती गेली, मती विना नीति गेली, नीति विना गती गेली और गती विना वित्त गेले, एवढे अनर्थ एका अविद्येने गेले। क्योंकि विद्या नहीं है, तो विद्या नहीं है इसलिए हम लोग गुलाम हैं। तो सबसे पहले उन्होंने इस देश में 1948 से शिक्षा देने का काम शुरू किया। उनको लगा कि अगर हमारे लोगों को शिक्षा अगर देते हैं तो उनको समझ में आएगा गुलामी क्या चीज़ है, गुलामी किसे कहते हैं, और उसके विरोध में लोग खड़े होंगे आज़ादी के लिए। तो शिक्षा का बड़ा महत्व है। अगर हम बैक में जाते हैं प्राचीन में, तो इंडिया जो है वैदिक इंडिया था। वैदिक इंडिया का मतलब होता है उस वक्त वेद इस देश में लागू थे। वेद एक प्रकार का आज़ादी के पहले की बात। आज़ादी के पहले का बात, मतलब 4000 साल पहले की बात, जब ब्राह्मण इस देश में आए थे। आए तो मतलब वो विदेशी है। एज पर डीएनए उस वक्त रिसर्च नहीं हुआ होगा, लेकिन अभी रिसर्च हो गया माइकल बमशेप के द्वारा, जो अमेरिका में है। उन्होंने जैनिज्म का नाम का रिसर्च किया और उसमें पता चला कि ये जो ब्राह्मण लोग जो है वो विदेशी, इस देश के नहीं हैं। जब आए थे तब वेदों का निर्माण किया गया था, और वेदों में आज के जो SC ST OBC है उनको शिक्षा से वंचित किया था और करके गुलाम बनाया था।
तो शिक्षा जो एक माध्यम है, उनके द्वारा गुलाम बनाने का एक माध्यम है, और शिक्षा अगर हमको मिलती है तो वो आज़ाद होने का एक माध्यम है। ये इतिहास और आज तक का जो परिस्थिति है उसमें से समझ में आता है। पहले हमारे लोगों को शिक्षा थी, ब्राह्मण आने के पहले हम शिक्षित थे। ब्राह्मण आए, उन्होंने वेद लागू किया और शिक्षा से वंचित किया और गुलाम बनाया। उसके विरोध में बुद्धा ने बड़ा आंदोलन चलाया था। बुद्ध ओबीसी है, शाक्यगण के है, उन्होंने बड़ा आंदोलन चलाया था और हम लोगों को आज़ाद किया। तो हमारी वो जो शिक्षा थी, शिक्षा सार्वजनिक हो गई थी, सबको शिक्षा देने का अधिकार मिला, शिक्षा लेने का अधिकार मिला, और फिर उसके वजह से हम लोग आज़ाद हुए। शिक्षा का इम्पोर्टेंस जो है, इसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बुद्धा ने जब आंदोलन चलाया था तो सारे लोग आज़ाद हो गए और शिक्षा सार्वजनिक हो गई और हम लोग आज़ाद हुए। और फिर कई साल तक हम आज़ाद रहे, और फिर ईस्वीसन पूर्व 187 में जब पुष्यमित्र शुंग के द्वारा प्रतिक्रांति की गई, बुद्धिज्म को खत्म कर दिया गया और फिर शिक्षा से वंचित करने का काम किया और फिर गुलाम बना। उसके बाद में रामायण और महाभारत का निर्माण किया गया। ये जो ग्रंथ है ब्राह्मणों के द्वारा निर्माण किए गए हैं, और उसमें भी जिस तरह से मतलब है जो धर्म ग्रंथ की आप बात कर रहे हो, ये अभी लिखे गए, लेकिन कहा जाता है कि बहुत मतलब प्रतिक्रांति के बाद लिखे गए। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो प्रतिक्रांति हुई थी, हम लोग गुलाम हुए थे, वो गुलामी को पक्का करने के लिए, घट्ट करने के लिए रामायण, महाभारत और मनुस्मृति का निर्माण किया गया, और उसमें हमको शिक्षा से वंचित किया गया। जो भारत के SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनको शिक्षा से वंचित किया गया, और शिक्षा से वंचित करने की वजह से फिर वो लोग उनके गुलाम हुए। कुछ इस ग्रंथों के बारे में बता सकते कि इस ग्रंथों के माध्यम से शिक्षा से वंचित किया कुछ? जैसे कि रामायण है, रामायण में शंभुक जो है वो शूद्र है, मतलब OBC है। तो जब वो अपने शिष्य जो थे, शिष्य को शिक्षा दे रहे थे, तो उस वक्त ये ब्राह्मणों को पता चला कि अरे एक शूद्र महाज्ञानी बन गया, वो अपने शिष्य को शिक्षा दे रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये शूद्र और अतिशूद्र जो लोग हैं, हमारी ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त हो जाए। इसके लिए इसको शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो एक ब्राह्मण होता है, उसका लड़का मरा होता है, और वो मरा हुआ लड़का राम के पास जाता है और राम को दोषी ठहराता है कि राम, आपके राज्य में कहीं अनर्थ हो रहा है, इसके वजह से मेरा पुत्र मर गया। तो राम उत्तर देता है, कहाँ अनर्थ हो रहा है? तो वो ब्राह्मण और एक नारद जो है वो राम को वहाँ लेके जाते जहाँ पर शंभुक ऋषि जो है अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे थे। वहाँ जाने के बाद जो राम है वो पूछते हैं शंभुक को कि आप इतने बड़े ज्ञानी हो, मुझे कैसे पता नहीं, आप कौन से गोत्र के हो? जब ऐसे पूछा जाता है राम के द्वारा, तब शंभुक उत्तर देता है, हे राम, मैं शूद्र हूँ, मैं शंभुक हूँ। जैसे ही कहते हैं शंभुक राम को, जो ब्राह्मण उनके साथ में रहता है, उनको बहुत बड़ा गुस्सा आता है। पानी पी रहा होता,
पानी पी रहा था जो ब्राह्मण, जैसे ही पता चलता है कि शूद्र, सम्मुख शूद्र है, वैसे ही वो अपना घड़ा नीचे में जोर से डाल देता है और गुस्सा निकालता है कि तू शूद्र है, तेरे को शिक्षण लेने का अधिकार नहीं, शिक्षण देने का अधिकार नहीं, कैसे ले रहा है। और फिर राम को वो भड़काता है, कहता है हे राम, ब्राह्मण कहता है हे राम, सम्मुख शूद्र है, उसको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं, भड़काता है। और उस वक्त वो रामायण में जो है शंभुक की हत्या दिखाई दी है, हत्या का वो जिक्र है जो रामायण है उसमें। इसका मतलब ये है कि शूद्रों ने, अति शूद्रों ने, मतलब SC ST OBC ने, जो इस देश के मूल निवासी है, उन्होंने शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। शिक्षा सिर्फ विदेशी ब्राह्मणों ने लेनी चाहिए, ये वहाँ पर दिखाई देता है। मतलब रामायण में शिक्षा से वंचित कैसे किया जा सकता है शूद्र अति शूद्रों को, वो वहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये एक बात है जो शूद्रों को शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। शिक्षा का जो अभी NEP आया, तो वो किस तरह से आया है उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये धर्म ग्रंथ जो है रामायण एक नंबर का ग्रंथ है, जिसमें शूद्रों को शिक्षा नहीं लेनी चाहिए ऐसे वो दिखाए। राम का जनेऊ होता, मतलब राम का संस्कार होता है, तो उनके गले में भी जनेऊ है। SC ST OBC के गले में कोई जनेऊ नहीं है। भलाई वो रामायण एक काव्य है, काव्य कल्पना से आता है, इपिक से, लेकिन उसे इंडिकेशन ब्राह्मण लेते हैं कि इन लोगों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, शिक्षा से वंचित करना चाहिए। अगर शिक्षा देते हैं तो ये हमारे गुलामी से मुक्त होना चाहिए। ये इंडिकेशन वो महाकाव्य से आता है। तो इस तरह से वो शिक्षा से वंचित हजारों सालों से हमको कर रहे। उसी तरह से महाभारत भी है। महाभारत में भी जो हमारा एकलव्य है, वीरशूर एकलव्य है, वीर एकलव्य है, जो आदिवासी है, जो अतिशूद्र में आता है, वो जब द्रोणाचार्य के पास जाता है, द्रोणाचार्य को कहता है कि गुरुजी, मुझे आपसे धनुर्विद्या की शिक्षा लेना है। तो जब वो द्रोणाचार्य जो ब्राह्मण है वो पूछता है कि आप कौन से गोत्र के हो, तो एकलव्य कहता है कि मैं आदिवासी हूँ, मैं शूद्र हूँ। तब द्रोणाचार्य उसको शिक्षा देने से मना कर देता है और कहता है कि आपको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। फिर भी हमारा एकलव्य जो है द्रोणाचार्य का पुतला बनाकर वहाँ सीखता है, बहुत बड़ी विद्या सीखता है। और जब ये बात द्रोणाचार्य को पता चलती है तो द्रोणाचार्य वहाँ जाता है और दक्षिणा मांगता है, जबकि गुरु ही नहीं था, फिर भी वो दक्षिणा मांगता है। मतलब इतना षड्यंत्र करता है द्रोणाचार्य एकलव्य के साथ में कि, और वो दक्षिणा में जो है वो अंगूठा मांगता है, क्योंकि अंगूठा के बगैर वो जो धनुर्विद्या है, वो धनुष्य बाण वो नहीं चला सकता। तो ये जो शिक्षा लिया इसने, शिक्षा से वंचित कैसे करना है, इसलिए वो अंगूठा अपना मांगता है। और हमारा एकलव्य जो वीर है, दानशूर वीर है, ईमानदार लोग हैं हम लोग, वो बेईमान द्रोणाचार्य को, षड्यंत्रकारी द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा देता है। तो इससे भी पता चलता है कि हमारे लोगों को शिक्षा से वंचित करने का काम करने के लिए ब्राह्मणों के द्वारा ये सारे धर्म ग्रंथ बनाए गए। रामायण वाल्मीकि ने बनाया, और वाल्मीकि कहता है कि मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ और प्रचेता ब्रह्मा का पुत्र है। तो वाल्मीकि भी रामायण है, लेकिन हमारे वाल्मीकि भाई को अब फंसाने के लिए उन्होंने
हाँ, समाज में एक कहा जाता है कि वाल्मीकि जो समाज मतलब कैटेगरी के अनुसार शेड्यूल कास्ट में आते हैं। कहा जाता है कि शेड्यूल कास्ट के समाज के है वाल्मीकि, लेकिन आप जो कह रहे हो अलग बात है। वो वाल्मीकि उनके ऊपर थोपा गया है। बेसिकली वो वाल्मीकि लोग जो है वो बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े योद्धा थे। बड़ी लड़ाई ब्राह्मणों के साथ में हुई, इसलिए उनको वो जो वर्ग जो दिया गया, बहुत गंदा वर्ग दिया गया है ब्राह्मणों के द्वारा। तो और ये राम को उस समाज के ऊपर थोपने के लिए कि उस वाल्मीकि को जो है इसके जोड़ा गया। ये वाल्मीकि हमारे लोग जो है, हाँ, जोड़कर उसको वो लिखा गया कि जबकि वाल्मीकि शेड्यूल कास्ट से मतलब वाल्मीकि हाँ। समाज से नहीं थे। वाल्मीकि लोग जो है अभी वर्तमान में शेड्यूल कास्ट में हैं। जो वो वाल्मीकि है ही नहीं है, बेसिकली वो भंगी थे। भंगी नाम दिया गया। भंगी मतलब ब्राह्मणों के इसमें भंग डालने वाले योद्धा, क्रांतिकारी लोग। क्रांतिकारी लोग थे, वो भंगी थे, क्रांतिकारी है वो लोग। लेकिन क्रांतिकारियों को ठंडा करने के लिए रामायण के जो वाल्मीकि है उनको भंगी के साथ जोड़कर तुम वाल्मीकि समाज के हो, तो जो क्रांतिकारी को उनका जो विचार था वो क्रांतिकारी ठंडा हो गया। ठंडा करने के लिए उनको ब्राह्मणों के द्वारा ये षड्यंत्र किया। ये बात महाभारत में ये रामायण में दिखाई दे रही है। महाभारत में एकलव्य का उदाहरण है। दोनों तीसरा जो मनुस्मृति नाम का जो ग्रंथ है जो सुमति भार्गव के द्वारा लिखा गया, उसमें तो सारा जितना भी कानून है वो SC ST OBC के विरोध में शिक्षा से वंचित कैसे किया जा सकता है उसको तो बाबा साहब ने भी चलाया, लागू किया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में उसको जलाया। यही कारण था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको जलाया। शिक्षा से वंचित मतलब सभी प्रकार की गुलामी। अगर शिक्षा से वंचित होते हैं तो सभी प्रकार की गुलामी होती। अगर हम देखते हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने शिक्षा पर भर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर को भी लगा कि लोग हमारे पहले शिक्षित होनी चाहिए। शाहू महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर को हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका ये लंदन भेजा था। हमारे जो मूल निवासी गायकवाड़ महाराज है बड़ौदे के, उन्होंने अपना पैसा देकर स्कॉलरशिप देकर अमेरिका भेजा था। तो ये शिक्षा पर हमारे महापुरुषों ने जोर दिया। शिक्षा आ गई तो सभी प्रकार की गुलामी खत्म हो जाएगी। इसके लिए ये शिक्षा का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है। जो आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका जो आपने बैकग्राउंड बताया, ये बैकग्राउंड है। तो अभी इस पॉलिसी पर आते हैं सर कि वर्तमान में ये पॉलिसी का क्या होने वाला। तो और थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जब ये लड़ाई चली, आज़ादी की लड़ाई जो है वो चल रही वैसे, लेकिन मेन लड़ाई जो है वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले से लेकर 1956 तक 108 साल की जो लड़ाई चली, ये लड़ाई जो है हमारे असली आज़ादी की लड़ाई थी अभी आधुनिक भारत में। उसमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने पहले स्कूल खोले और एजुकेशन देने का काम किया। उसकी बदौलत बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल गए। अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज लोग मदद भी कर रहे थे उस स्कूल को। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का स्टेटमेंट भी है कि माँ बाप अंग्रेज, अभी स्कूल में बच्चे बढ़ रहे तो आपने जो फंड है वो बढ़ाना चाहिए। और फिर शाहू महाराज ने बहुत अपने संस्थानिक में भी काम किया, एजुकेशन देने का काम किया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान में लिखकर पहले नंबर पे शिक्षा का काम किया। 15 4 आर्टिकल के अनुसार
15 आर्टिकल के अनुसार सभी लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसा प्रावधान किया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया है, तो उसमें पहले नंबर का जो है शिक्षण देने का काम शुरू हुआ। तो जिनको शिक्षा से वंचित किया था पहले, आज़ादी के पहले, उनको शिक्षा मिलने लगी, वो स्कूल जाने लगे। स्कूल जाते जाते उनके जो बच्चे हैं, वो बच्चे स्कूल जाते जाते गए, कुछ हमारे कर्मचारी बन गए, कर्मचारियों ने अपने बच्चे स्कूल में डाले और शिक्षा लेने का काम शुरू किया। तो संविधान तैयार होने के बाद में ये सब सभी को अधिकार मिल रहे थे और एक बड़ा एक ताकत बहुजनों में, SC ST OBC में निर्माण हो रही थी, क्योंकि उनको शिक्षा मिलने लगी, उनको नौकरियां मिलने लगी, नौकरियों की वजह से प्रमोशन मिलने लगा, प्रमोशन के वजह से प्रमोशन के बाद में उनको पेंशन मिलने लगा। तो वो ताकतवर हो रहे थे, क्योंकि ये जो है ये ताकत निर्माण करता है। शिक्षा हो गया, प्रमोशन हो गया, पगार बढ़ता है और रिटायर्ड होने के बाद में पेंशन भी मिलता है, ये एक ताकत है। तो ताकतवर ये SC ST OBC होने लगे। तो इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? तो ये सारी चीजों को खत्म करने के लिए उन्होंने अलग अलग षड्यंत्र किए। पहले नंबर का षड्यंत्र 1991 में जो किया वो LPG का किया। LPG, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, खाऊजा बोलते उसको, ऐसा कंसेप्ट उन्होंने शुरू किया। क्योंकि 1952 को EPFO नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन निर्माण हुआ था, जिसके माध्यम से लोगों को पेंशन मिलता था। जो प्रोविडेंट फंड हमारे कर्मचारियों का जमा होता था EPFO में, वो EPFO सरकारी कंपनियों में वो फंड इन्वेस्ट करती थी। उससे जो मुनाफा आता था, वो मुनाफे से क्या हुआ, 348 कंपनियों का निर्माण किया गया। रेलवे हो, LIC हो, 348। और पढ़ लिख कर फिर हमारे बहुजनों के बच्चे वहाँ नौकरी करते थे, प्रमोशन होता था, इंक्रीमेंट मिलता था, DA मिलता था, पेंशन मिलता था, ताकतवर होने लगे। उसको सभी को खत्म करने के लिए LPG का कायदा 1991 में लाया। फिर अगर हम आगे चलते हैं, तो LPG के वजह से ये 348 कंपनियां जो है, नवरत्न है, सहारत्न है, दारत्न है, सेंट्राइड होटल्स है, BHEL है, रेलवे है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचने का काम ब्राह्मणवादी सरकार के माध्यम से होने लगा। आज़ाद जब देश हुआ, तब से लेकर अभी तक ब्राह्मणों के पार्टियों का ही इस देश पर कब्जा है, और उन्होंने करवाया, क्योंकि ये संविधान के माध्यम से अधिकार मिले, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो पार्टियां बनाई खुद की, दोनों। कांग्रेस तो 1885 को बनी, 28 दिसंबर। कांग्रेस के कुछ लोग बाहर निकले, उन्होंने RSS बनाई 1925 को, RSS ने जनसंघ बनाया 1952 को, और फिर वो जनसंघ जनता पार्टी होगी, और जनता पार्टी BJP। कांग्रेस ने ही BJP बनाई, क्योंकि ब्राह्मणों को लगा कि सत्ता पर भी हम होना चाहिए, अपोजिट में होना चाहिए, हमारा विरोध करने वाला कोई बहुजनों का कोई संगठन नहीं होना चाहिए, कोई पार्टी नहीं होना चाहिए। बड़े तरीके से उन्होंने वो प्लान बनाया, और आगे में भी अलग अलग पार्टियाँ बनी बहुजनों में, तो उन्होंने UPA और NDA तैयार किया, कोई पर्याय ही छोड़ा नहीं। UPA और NDA, UPA में ऊपर कांग्रेस है, NDA में ऊपर BJP है, दोनों के हाथ में पावर है। सारा प्रचार प्रसार माध्यम सब उन्होंने देश को कंट्रोल में करके हमारे लोगों के सारे अधिकार खत्म करके फिर से गुलाम बनाने के लिए उन्होंने ये सारा षड्यंत्र किया। तो इस तरह से ये LPG भी आया, और आगे चलते चलते उन्होंने NPS लाया,
एनपीएस मतलब नया पेंशन स्कीम। जो ओल्ड पेंशन स्कीम में हमारे लोगों को पेंशन मिलता था, अच्छा पेंशन मिलता था, तो वो ख़त्म करके अटल बिहारी ने 2003 में एनपीएस नाम का ये पेंशन का प्लान लाया, जो कि हम कहते हैं वो नो पेंशन स्कीम है। उसके माध्यम से कोई पेंशन मिलने वाला नहीं। तो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलता था उसको ख़त्म कर दिया गया एनपीएस के माध्यम से। फिर जो शिक्षा का अधिकार था वो 2009 में राइट टू एजुकेशन का कानून लाकर उसको शिक्षा का अधिकार खत्म कर दिखता तो है, राइट टू एजुकेशन दिखता है। राइट टू एजुकेशन मतलब क्या है? शिक्षा लेने का अधिकार। उसमें लिखा है 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना चाहिए, लेकिन लिखा है कि 25% जो सीट है वो मुफ्त रहेगी एडमिशन में, और इतना ही लिखा है। इसका मतलब यह है कि 75% जो सीट है उसके ऊपर हमको फीस भरना पड़ेगा बड़े पैमाने पे। ये लोगों को समझ में नहीं आता। एक षड्यंत्र। 25% फ्री बोल रहे हैं, ओके, तो लोग 25% को पकड़ा है लेकिन 75% को पकड़ा नहीं, इसलिए षड्यंत्र उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये है राइट टू एजुकेशन। उसके माध्यम सभी स्कूलों को ख़त्म करने का काम राइट टू एजुकेशन कर रहा है। ये एक बना। और फिर आगे चलते चलते अगर हम आते हैं तो कंपनियों के कामगारों के लिए न्यू लेबर लॉज बनाए गए, एकदम खतरनाक है। सारे अधिकार लेबर के ख़त्म कर दिए गए। बहुत सारे अधिकार है उसमें, जैसे पेंशन का अधिकार है वो भी ख़त्म कर दिया गया, संगठन बनाने का अधिकार है वो भी ख़त्म कर दिया गया। अभी संगठन मालिक ही बनाएगा कंपनी का, वर्कर नहीं बना सकते। अभी मालिक बनाएगा तो वो अपने समर्थन वाले लोगों को लेकर बनाएगा। वो अधिकार खत्म कर दिया। 8 घंटे की ड्यूटी थी 12 घंटे कर दिया। महिलाओं की सुरक्षा खत्म कर दिया। उनको भी पहले बैन था कि महिलाओं को सिर्फ दिन में ही जॉब पर आना चाहिए। तो ये न्यू लेबर लॉज की वजह से 2019 को बना, उसके माध्यम से उसको नाइट में भी जाना होगा। नहीं जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। चाइल्ड का कानून है, मतलब बच्चों को, छोटे जो बच्चे हैं कामगार लेबर नहीं, कामगारों को जो बच्चे चाइल्ड उनको कामगार नहीं बनाना चाहिए। उस पर भी बैन था। अभी वो बच्चे भी छोटे छोटे ले सकते कंपनी में। तो ये ऐसे कानून उन्होंने बनाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 44 कानून बनाए थे वो सारे ख़त्म कर दिए गए उन्होंने, और 3 ही कानून बनाए उन्होंने, और 3 में ये सारा का सारा संविधान में जो 44 कानून थे वो ख़त्म कर दिए। हाँ, संविधान जो लेबर के जो कानून थे, जो लेबर के समर्थन में थे, उनको बहुत बड़ा फायदा होता था लेबर को, अधिकार थे वो। और अभी जो न्यू लेबर लॉज बने 2019 को, उसके माध्यम से वो सारे जो अधिकार थे वो ख़त्म कर दिए गए। ये है न्यू लेबर लॉज। तो आने वाले समय में अभी कामगार वेट बिहारी जैसे काम करेंगे। 12 घंटा, मतलब 8 घंटा ड्यूटी थी 12 घंटा कर दिया। इसका मतलब क्या है कि 4 घंटे मुफ्त, 4 घंटे गुलामी करो। 8 घंटे का वर्क है, 4 घंटा एक्स्ट्रा करो, मतलब बिना पैसे से, बिना पेमेंट से, तो वो 4 घंटा गुलामी उनके ऊपर। तो इतना सारा न्यू लेबर लॉज। उसके बाद में आई है 2020 में जो है एनईपी। अभी एनईपी बड़े षड्यंत्र के तहत आएगी। जो अमेरिका में कस्तूरी रंगन नाम का जो ब्राह्मण है, अमेरिका में रहता है, कस्तूरी रंगन, वो उसका चेयरमैन है। उसने वो ये ड्राफ्ट बनाया। वो ड्राफ्ट है 484 पेजेस का ड्राफ्ट। हाँ, तो न्यू लेबर नया एजुकेशन पॉलिसी जो है ये 2019 को बनी, लेकिन 20 पर इस संसद में पास हो गई, बिना चर्चा से पास हो गई। उसके ऊपर कोई चर्चा हुई नहीं, डायरेक्टली पास कर दिया। न्यू लेबर लॉज भी डायरेक्टली पास कर दिया। डिस्कशन होना चाहिए, फ़ायदे का है कि नहीं लोगों का। तो ऐसे कोई चर्चा हुई नहीं, तो डायरेक्टली उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पास कर दिया गया।
और पास करने के बाद में जब वो आई इधर कॉलेजेस में और स्कूल में आई, तो मेजॉरिटी में क्या है, 90% जो संस्था है वो ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। उसके संस्था चालक जो है वो ब्राह्मण ही है। पॉलिसी बनाई कस्तूरी रंगन ब्राह्मण ने। इतिहास ऐसा कहता है कि ब्राह्मणों के पास एक तो न्यायिक कैरेक्टर नहीं है, दूसरी बात भारत के लिए कोई मैं अभी एक विषय बताया, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सर ने एक सेंटेंस यूज़ किया है कि ब्राह्मणों के पास न्यायिक चरित्र नहीं होता। इस विषय पर भी हम सर से अगले समय में डिबेट करने वाले हैं। डेफिनेटली। तो ये अंग्रेज, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अंग्रेज ही कह रहे थे। अंग्रेजों ने जब एक कमेटी बनाई न्याय देने की कलकत्ता में, तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के पास न्यायिक कैरेक्टर नहीं है, इसीलिए इनको इस कमेटी में नहीं लेना चाहिए। और वर्तमान में 600 जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, वो 584 ब्राह्मण और तत्समी है। हाँ, तो न्याय देने का कैरेक्टर होता नहीं वहाँ पर। कितने लोगों को न्याय मिलता है, हजारों केसेस वहाँ पड़ी है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले। न्याय कैरेक्टर ही नहीं है, न्याय देने का अधिकार उसके पास नहीं है। तो उन्होंने बनाई, तो जब आई इधर मार्केट में पॉलिसी, तो संस्था चालक वही लोग हैं। वाइस चांसलर जो है विद्यापीठ के, वो वही है। अभ्यास मंडल पर ब्राह्मणों का ही नियंत्रण है। तो जब आई तो लोगों को बताने का काम किया ब्राह्मणों के द्वारा कि ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। कॉन्फ्रेंस लेकर उन्होंने वो काम किया, और हमारे लोगों को वो समझा ही नहीं कि ये कितनी खराब है। ये लाई है SC ST OBC और माइनॉरिटी को शिक्षा से वंचित करने के लिए, नौकरी से वंचित करने के लिए, पेंशन से वंचित करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है। शिक्षा से वंचित, तो शिक्षा से वंचित कैसे होगा? तो स्कूलों के लिए उन्होंने कॉम्प्लेक्स लाया, और स्कूलों के लिए उन्होंने कंसेप्ट लाया कॉम्प्लेक्स का। 10-15 स्कूल इकट्ठा हो जाएगी और एक जगह ही वो स्कूल रहेगी। तो इसका मतलब क्या होगा? और वो स्कूल जो है वो कारपोरेटर को दिया जाए। कारपोरेटर मतलब MLA, खासदार, आमदार, रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, ऐसे लोगों के हाथ में दिखेगी। अगर ये स्कूल वो डेवलप करेगा एक जगह, 10 स्कूल बंद हो जाएगी, एक ही स्कूल रहेगी। आने वाले बच्चे जो है वो स्कूल में आ नहीं पाएंगे, एक बात। दूसरी बात, आएंगे तो स्कूल को जो खर्चा लगा है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर धीरूभाई रतन टाटा के या फिर कारपोरेटर के माध्यम से बनाया गया, तो वो स्कूल की फीस जो है लाख 2-2 लाख रुपए दी होगी, इतनी ज़्यादा होगी। वो करेंगे क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को शिक्षा से वंचित करना है। फीस नहीं भरेंगे तो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, ये कंसेप्ट। महाराष्ट्र में 65,000 स्कूल उद्योगपतियों को देने के लिए कानून भी बनाया गया। पता ही नहीं है लोगों को, पता नहीं। वो कारपोरेटर के हाथ में, उद्योगपतियों के हाथ में जाने वाली है। तो ये स्कूल जो है सारे के सारे उद्योगपतियों के हाथ में और कारपोरेटर के हाथ में जाने वाले हैं। और वहाँ पर जो है पहली से लेके 10वीं तक सिर्फ महाराष्ट्र में मराठी में ही पढ़ाया जाएगा। हायर एजुकेशन नहीं दिया जाएगा उनको, मतलब लेंगे ही नहीं। जब मराठी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे ही नहीं। पहली से लेके इंग्लिश है ही नहीं उनको। मतलब हर स्टेट में अपने लोकल लैंग्वेज में वो पढ़ाएं। इसका मतलब हायर एजुकेशन हमने नहीं लेना चाहिए। हायर एजुकेशन से लीडरशिप निर्माण होती। एक तो स्कूल जाएंगे नहीं क्योंकि फीस इतना बड़ा होगा, हमारे SC ST OBC के लोग जा ही नहीं सकते फीस की वजह से। अगर कोई चाहते भी है, वो हायर एजुकेशन नहीं होगा। तो कंपनियों के लिए वहाँ एक कच्चा माल, जैसे पहली से लेके 10वीं तक व्यावसायिक एजुकेशन दिया जाएगा। जैसे कुम्हार का काम हो गया, औजार बनाने का काम हो गया, जो कंपनी में बनते हैं, सुतार का काम हो गया, शिल्पी का काम हो गया। तो इस तरह से उनको वो बनाया जाएगा। और
ब्राह्मण बनियाओं के कंपनियों के लिए उसको सप्लाई किया जाए। तो ये एक बात होगी। अगर कोई लोग पढ़ा भी लेते 10वीं तक और 10वीं 12वीं तक और आगे में जब कॉलेज में आते हैं तो एनईपी में जो है वो एवरी कॉलेज विल बी द ऑटोनॉमस कॉलेज अप टू द 2025 ऐसे लिखा है। हर कॉलेज, भारत का हर कॉलेज ऑटोनॉमस होगा। ऑटोनॉमस मतलब स्वायत्त होगा, उसको सरकार कोई ग्रांट देने वाली नहीं, अच्छा, मतलब जो भी निर्णय होगा वो कॉलेज लेगा। कॉलेज लेगा। और कॉलेजों के ऊपर नियंत्रण ब्राह्मणिकल सिस्टम का है। तो हर कॉलेज ऑटोनॉमस होगा। पहले 3 प्रकार की ऑटोनॉमी है। पहले नंबर की ऑटोनॉमी है एकेडमिक ऑटोनॉमी, मतलब सिलेबस बनाना, सिलेबस पढ़ाना और रिजल्ट लगाकर यूनिवर्सिटी को भेज देना, एक बात है। दूसरी बात एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, वो अभी तक शुरू नहीं किया। एकेडमिक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वो अभी तक नहीं है। तो जब ये 3 ही ऑटोनॉमी आ जाएगी तो कंप्लीटली कॉलेज स्वायत्त हो जाएगा। सारा अधिकार कॉलेज को, संस्था मालिक को, संस्था चलाने वाले लोगों के पास जाएगी। तो वो फीस जो है, फीस स्ट्रक्चर बड़ा बनाएगा। अभी हमारे पेंड्रा कॉलेज में 1000 रुपये फीस थी, 10,000 थी। पीएचडी की फीस 40,000 थी। अभी आने वाले समय में बहुत बढ़ सकती है, तो पीएचडी भी बच्चे नहीं कर पाएंगे। एक उदाहरण के लिए, तो ये कंसेप्ट है ऑटोनॉमी का। दूसरा है डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज। कॉलेज विल ग्रांट द डिग्री, यूनिवर्सिटी विल नॉट ग्रांट द डिग्री। यूनिवर्सिटी का सब कुछ निकल जाएगा, वो कॉलेज डिग्री ग्रांट करेगा। जैसे अभी कोई कॉलेज है, बिरला कॉलेज, बिरला कॉलेज वो डिग्री ग्रांट करेगा। अभी अमेरिका में बिरला कॉलेज को कौन पहचानता है? मुंबई यूनिवर्सिटी को पहचानता है। तो वहाँ अमेरिका में एडमिशन उसको नहीं मिलेगा। इंटरनेशनल स्तर का एजुकेशन इतना नीचे लेवल तक ये भारत में हमारे लोगों के विरोध में काम चल रहा है। तो डिग्री ग्रांटिंग का कंसेप्ट, ऑटोनॉमी और डिग्री ग्रांटिंग, ये 2 चीज़ बहुत भयंकर है। इसके माध्यम से सारा का सारा जो कॉलेजेस का नियंत्रण है सरकार का नहीं रहेगा। और सरकार भी यही चाहती है, ऐसे ऐसे कानून निकाल रही वो सरकार ही नहीं चाहती है, तो सारा का सारा नियंत्रण संस्था चालक का और कारपोरेटर का रहेगा। तो वहाँ फीस स्ट्रक्चर की वजह से SC ST OBC के लोग शिक्षण से वंचित हो जाएंगे। अच्छा, कोई पढ़ाने वाला होगा, पढ़ भी लिया, जब वो कॉलेज में जाएगा प्रोफेसर के लिए तो 20,000 पेमेंट मिलेगा। उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं, DA नहीं, प्रमोशन नहीं और पेंशन भी नहीं है। तो जब 60 साल का होगा तो 20,000 रुपये लेके बाहर आएगा, तो 60 साल तक वो नौकरी करेगा। तो अपने बच्चों को 20,000 में कैसे पढ़ाएगा, जहाँ स्कूल में 1-1 लाख रुपए फीस है। इनडायरेक्टली गुलाम बनाने का ये षड्यंत्र सारा देश में चल रहा है। यह है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इतनी भयानक है और लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा है। पेंडारकर कॉलेज में तो मतलब मैं प्रोफेसर हूँ, अभी तक कॉलेज प्राइवेट हुआ ही नहीं। सरकार ने कोई बोला भी नहीं कॉलेज प्राइवेट हो गया। कोर्ट ने भी कोई डिसीजन नहीं दिया कि कॉलेज प्राइवेट हो गया। फिर भी अपनी मनमानी संस्था चालक ने की है, शुरुआत कर दी। उनका जो मंडल है वो बोल रहे कि हमारे मंडल ने मीटिंग में डिस्कशन लिया कि हमारा कॉलेज 2024-25 को प्राइवेट होगा। हो गया, हो भी गया, मतलब कर भी लिया। सरकार को लेटर भेजा था, कोर्ट में पेंडिंग है, कोई उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया। कोई सरकार ने बोला नहीं कि बाबा अभी तक मतलब आपका कॉलेज प्राइवेट हो गया, ऐसा कुछ बोला ही नहीं। फिर भी इम्प्लीमेंट कर दिया। भारत में रहते हैं कि अमेरिका में रहते हैं, वी आर द इंडियन। इंडिया में इंडिया का कानून होना चाहिए।
तो ये तो इंडिया के पब्लिक के विरोध में है सारा का सारा। निर्णय ले लिया, प्राइवेट कर दिया, एडमिशन जो है वो एडेड से लेकर अनएडेड में डाल दिया। तो इतना बड़ा एनईपी का जो, क्योंकि एनईपी की वजह से स्वायत्तता मिली, लेकिन स्वायत्तता सिर्फ अकेडमिक स्वायत्तता है, सॉरी अकेडमिक स्वायत्तता है, अभी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मिली नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव मिली नहीं तो भी उन्होंने 100% जो स्टाफ है, हमको जो परमानेंट है उनको बाहर निकाल कर एक जगह बैठाकर पूरा जो स्टाफ है 100%, वो चाहे प्रोफेसर हो, चाहे टीचर हो, चाहे नॉन टीचिंग के लोग, 100% पूरे उन्होंने पद वहाँ पे भर भी लिए। बेसिकली ये आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एटोनॉमी में और फाइनेंशियल एटोनॉमी में। अभी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एटोनॉमी शुरू कर दिया, मतलब पद भर दिए, पगार वो खुद देने वाले हैं, तो इसको बोलते फाइनेंशियल एटोनॉमी। तो अभी तक हुई नहीं वहाँ तक, फिर भी उन्होंने मनमानी इस तरह का। अभी ये कॉलेज अगर सरकार और कोर्ट अगर प्राइवेट कर देता है तो इमीडिएटली बाकी के सारे कॉलेज देश के प्राइवेट हो जाएंगे। 2030 तक ज़्यादा SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोग पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है शिक्षा के क्षेत्र में। पर जब ये कानून प्रॉपर 100% लागू हो जाएगा तो आने वाले समय में क्या व्यू रहने वाला है, मतलब क्या परिस्थिति रहने वाली है? लोग शिक्षा से वंचित होंगे, तो धीरे धीरे जो है उनको सही क्या गलत क्या, एक तो वो बात समझ में नहीं आएगी, दूसरी बात वो वेट बिगाड़ी जैसा काम करने लगेंगे। जैसे कि मैं बोला अभी देखो, शिक्षा क्षेत्र का इफेक्ट सारे के सारे सेक्टर पर होता है। शिक्षा ही नहीं मिली कॉलेजेस में तो वो रेलवे में सर्विस नहीं कर सकता, वो पोस्ट में सर्विस नहीं कर सकता है, किधर भी नहीं कर सकता। तो शिक्षा का ये जो इफेक्ट है जाएगा करने, तो वेट बिगाड़ी जैसा 4 क्लास का सर्विस, वेट बिगाड़ी जैसा उसको पेमेंट मिला रहेगा, और उसका सारा का सारा जो मालिक है उनका सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो टेम्पररी रहेगा, उसको कोई सरकार के कानून जो है वो लागू नहीं रहेंगे, तो इनडायरेक्टली वो वहाँ गुलाम बनेगा। तो गुलामी इस यहाँ के SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों पर 100% आ जाएगी। अगर 2030 तक नहीं, 2040 या 50 तक। RSS संगठन 1925 को बनाया, वो RSS संगठन का ही ये एजेंडा है इस देश के लोगों का अधिकार खत्म करना, क्योंकि जिन्होंने निकाला। इस संगठन पर भी हम कुछ अलग तरीके से अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। बोलिए सर। इस पर ये RSS के टॉपिक को, RSS संगठन ने देश में क्या किया है, उनका क्या योगदान है, उसके बारे में जब बाबा साहब अम्बेडकर चला रहे थे आंदोलन, तो 1949 को रामलीला मैदान पर RSS के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाया था। हाँ ठीक है, अलग से वहाँ पर चर्चा करेंगे। हाँ, अभी हम पॉलिसी ओके। और एक बात बताना चाहूँगा कि असली नेतृत्व तब बाबा साहब अम्बेडकर थे, RSS के लोगों ने पुतला जलाया था, और अभी भी वामन मेश्राम साहब का RSS के लोगों ने राजस्थान में, हरियाणा में पुतला जलाया था। तो हमें अभी ये नेतृत्व बहुत उम्दा और बढ़िया मिला है, लोग समझते नहीं, समझेंगे आज नहीं कल। हाँ, बातें जो कही, तो ये नहीं, SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज को आप क्या संदेश देना चाहो? SC ST OBC लोगों को 2500 साल के बाद आज़ादी मिली थी। 2500 साल के बाद में आज़ादी मिली थी, 2500 साल के बाद में, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। और वो आज़ादी को छीनने का काम ब्राह्मणों के पार्टियों के द्वारा हुआ है। अभी आज़ादी खत्म हो गई है, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की आज़ादी खत्म हो रही है,
तो क्या मैं आपके सामने, लोगों के सामने सवाल रखना चाहता हूँ, और 2500 साल लगाने का है क्या आज़ादी के लिए? आप तो कितनी दिन जिंदा रहोगे? 20, 25, 30 साल। आपके बच्चे और उनके बच्चे, उनका क्या? तो बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, और देश हमारा है, और देश पर नियंत्रण डीएनए के अनुसार विदेशी ब्राह्मणों का है। तो हमारा कर्तव्य बनता है हमारे देश के संदर्भ में, कि देश के समर्थन में, कि हम इस देश को हम लोगों ने अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, दोनों पार्टियां जो है वो उन्हीं की पार्टियां है, हमारी पार्टियां नहीं है। उस पार्टियों को छोड़कर अपना तीसरा जो विकल्प है वहाँ आना चाहिए, ईमानदारी से आना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों की आज़ादी और भविष्य बनाना अगर चाहते हो, तो आपको तीसरा पर्याय ढूंढना पड़ेगा, और बहुत जल्दी ढूंढना पड़ेगा। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन है, बोलने का अधिकार है, बताने का अधिकार है, भाषण स्वातंत्र्य है, बोल सकते हो। पहले नहीं था, आर्टिकल 19 के द्वारा मिला है। तो ये जल्दी से जल्दी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ में साथ में आना चाहिए, और साथ लेकर ये जो आंदोलन है, इसको, आंदोलन को बढ़ाना चाहिए, और अपने बच्चों को और भविष्य को आज़ाद करना चाहिए। ये मैं आपसे विनती करता हूँ कि ये होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, मैं पहले बोला था कि पेंडर कॉलेज में था, 10 साल के पहले बोला था ये ऐसा होने वाला है जो आज पेंडर की स्थिति हुई है। तो उस वक्त वो नहीं सुनते थे, और आज बोल रहे कि सर आप जो बोलते थे वो अभी हो गया। 10 साल पहले बोलते थे ना, आज वो हो गया, हमने सुना नहीं। इसी अनुभव के साथ में अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अनुभव, एक्सपीरियंस्ड, आकलन, विश्लेषण, एनालिसिस, इतिहास, वर्तमान, इस आधार पर बोल रहा हूँ। आने वाला समय खराब है, तो इसके विरोध में हम लोगों ने बड़ी लड़ाई करनी चाहिए, और आने वाली जनरेशन को आज़ाद करना चाहिए। ये मैं आपको सभी भारतवासी को इस अपील करता हूँ, संदेश देता हूँ। सर बहुत ही मतलब समझ में आएगी, और बहुत ही बढ़िया आपने जानकारी दी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि सारे साथियों को भी समझ में आएगी। आपने जो आपका जो कीमती समय हमारे लिए दिया, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ऐसे ही अब हम आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं भी यहाँ पर आए और मेरी मुलाकात ली, और मुझे बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखने का उन्होंने मौका दिया, इसलिए मैं उनका भी बहुत बड़ा धन्यवाद मानता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, आज़ादी की गति को और तेज बढ़ाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल, क्योंकि बहुत से लोग, मतलब 85% लोग सिर्फ देख के चले जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते थे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।